भारत की बॉर्डर का नाम लेते ही हम दो देशों के बारे में सोचने लग जाते हैं। पहला है चाइना। High in the Himalayas, these Indian and Chinese soldiers are clashing on. India has accused China of violating border agreements. The Indian and Chinese foreign ministers held discussions aimed at seeking a resolution to the prolonged border crisis in Ladakh. 20 Indian troops and at least 4 Chinese soldiers died in a deadly border clash in India's north. The India and China border is over 3,000 kilometers long. और दूसरा है पाकिस्तान। Beneath the India-Pakistan international border fence in Samba sector of Jammu Union Territory. हम पश्चिमी सीमा पर illicit activities along the Indo-Pak border. the Pakistan border in the Kutch district of Gujarat. along the Indo-Pak border. On the line of control in the Akhnur sector, northwest of Jammu. The Indian Army has foiled a Pak Army back action along the LOC. The drone sighting incidents near the Indo-Pak border have seen a mass. And Indian jets clashed overnight above the disputed region of Kashmir. The escalation comes after India launched an airstrike targeting a Pakistani terrorist camp. दोनों देशों की जो बॉर्डर भारत से मिलती है वो बहुत मायने रखती हैं। चाइना और भारत को जो जोड़ने वाली बॉर्डर है वो करीब 3488 किलोमीटर लंबी है। इस 3.5 किलोमीटर लंबी बॉर्डर के कारण भारत और चाइना के बीच में कई बार वॉर भी हुए हैं। कई बार हमारे सोल्जर्स के ऊपर अटैक भी हुए हैं। चाइना भारत पर बार बार अटैक करते आया है, कभी लद्दाख को अपना हिस्सा बताकर, कभी भारत के बड़े बड़े मैदान देकर और कभी अरुणाचल प्रदेश के लालच में। भारत और चाइना की ये लड़ाई आज़ादी के टाइम से चली आ रही है, लेकिन चाइना के साथ एक और देश है जिसकी लड़ाई भारत से आज़ादी के टाइम से चली आ रही है, और वो देश है पाकिस्तान। और ये लड़ाई है कश्मीर के लिए। पाकिस्तान 1947 से भारत पर अटैक करते आया है, इस बात को साबित करने के लिए कि कश्मीर पाकिस्तान का है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे कि भारत और पाकिस्तान दोनों देश कश्मीर के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं, क्या है कश्मीर की हिस्ट्री, और क्यों भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन के टाइम पर कश्मीर का फैसला नहीं हो पाया था। आखिर कश्मीर है किसका हिस्सा? आइए सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। कश्मीर भारत के नॉर्थ साइड में और ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तिब्बत को जोड़ने वाली एक जगह है। कश्मीर दिखने में बहुत ही खूबसूरत है, इसलिए इसे दुनिया का स्वर्ग भी कहते हैं। यहाँ के ज़्यादातर इलाके बर्फीले पहाड़ों से ढके हुए होते हैं हिमालय पर्वत के कारण। इसके अलावा यहाँ पर सिंधु, झेलम और सेनाब जैसी नदियाँ भी मौजूद हैं। कश्मीर के एरिया की बात करें तो यह करीब 2,22,200 वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। कश्मीर के इतने बड़े एरिया में सब धर्मों के लोग रहते हैं। यहाँ पर ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोग रहते हैं और थोड़े बहुत हिंदू, बौद्ध और सिख धर्म के लोग भी रहते हैं। यह जगह भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के लिए बहुत मायने रखती है। इसकी बात हम आगे वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले हमें हिस्ट्री में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा ताकि हमें यह पता चल सके कि ये दोनों देश इस जगह के लिए इतना लड़ क्यों रहे हैं। बात है 1947 की, यानी भारत की आज़ादी के टाइम की। इस टाइम भारत आज़ाद तो हो गया था, लेकिन अभी भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, यानी माहौल पूरी तरह से शांत था। लेकिन हालात तब बिगड़ गए जब भारत और पाकिस्तान के पार्टीशन की बात हुई। Muhammad Ali Jinnah, leader of the Muslim League, and Jawaharlal Nehru of the Indian National Congress concede to divide India. Two nations will be created by partition, a secular India and a new homeland for India's Muslims, Pakistan. 1947 के टाइम पर भारत को ऐसा दिखता था, यानी उस टाइम बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था, जिसे हम अक्सर ब्रिटिश इंडिया कहते हैं। भारत की आज़ादी से ठीक एक साल पहले यानी 1946 में मुस्लिम लीग के नेताओं ने भारत से पाकिस्तान को अलग करने की बात कही, लेकिन इससे किसी को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ा नहीं। इसके अगले ही महीने यानी अगस्त 1946 में मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जिन्ना ने बड़ी सख्ती से कहा कि भारत से पाकिस्तान को अलग कर दो मुस्लिम धर्म के लोगों के लिए, और अगर किसी ने इस बात को नहीं माना तो मुस्लिम लीग इसके लिए नई योजना बनाएगी भारत और पाकिस्तान को अलग करने के लिए। जिन्ना ने लास्ट में कहा कि अगर ये शांति से होता है तो ठीक है, नहीं तो हम इसके लिए युद्ध भी करेंगे। हमें या तो भारत का बंटवारा सही है या भारत का खात्मा। जिन्ना की इन बातों के जस्ट बाद ही भारत में दंगे होने शुरू हो गए। मुस्लिम धर्म के लोगों ने कलकत्ता शहर के हिंदुओं को बेरहमी से मारा, उनके घरों को बर्बाद कर दिया और वहाँ की महिलाओं और बसों पर भी अटैक किया। इन सब हमलों के बाद ही कांग्रेस पार्टी के प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, और इनको प्रधानमंत्री भी गांधी जी ने अपनी मर्जी से बनाया था। इसके ठीक 10 महीने बाद यानी आज़ादी से ठीक 2 महीने पहले भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की बात हुई। अब पाकिस्तान के बंटवारे की बात तो हो गई थी, लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ों का बंटवारा बाकी था, जैसे पैसों का बंटवारा। उस टाइम रिजर्व बैंक के पास टोटल अमाउंट 375 करोड़ रुपए थे, और इनमें से भारत को 75 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने थे। इसलिए भारत ने पाकिस्तान को उसके 75 करोड़ रुपए में से 20 करोड़ रुपए पार्टीशन के टाइम पर ही दे दिए। लेकिन जो 55 करोड़ रुपए बाकी थे वो पैसे पाकिस्तान को बाद में देने की बात हुई, और पाकिस्तान ने इस बात को मान भी लिया। आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन भी हो गया था और लगभग पैसों का भी बंटवारा हो गया था 55 करोड़ रुपयों को छोड़कर। लेकिन इनके साथ भारत के पास 3 और स्टेट थे जिनका बंटवारा अभी तक नहीं हुआ था, और वो 3 स्टेट थे जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। इन तीनों का बंटवारा अभी तक इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि ये तीनों भारत के रियासतों वाले राज्य थे, यानी यहाँ पर किसी की भी सरकार काम नहीं करती थी। यहाँ पर इनके पहले से राजा थे और वे अपने राज्य को चलाते थे। ये बात पाकिस्तान को भी पता थी, इसलिए पाकिस्तान ने भारत से कहा कि भारत को इन तीनों राज्यों में से एक राज्य को पाकिस्तान को देना पड़ेगा। भारत सरकार जब तक ये डिसीजन ले पाती कि कौन सा राज्य किसको देना है, उससे पहले जिन्ना की सरकार ने कश्मीर पर अटैक करवा दिया। जिन्ना ने ये अटैक जब कश्मीर पर करवाया तो इस अटैक के जस्ट बाद ही उस टाइम की भारत की कांग्रेस सरकार ने यह फैसला कर दिया कि अब भारत
पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए नहीं देगा। उस टाइम की कांग्रेस सरकार के सभी मेंबर्स ने इस बात को मान लिया, सिवाय एक मेंबर को छोड़कर, और वो मेंबर था MK गांधी। गांधी जी ने आज़ादी के टाइम पर हर उस काम का विरोध किया जो भारत के लिए फायदेमंद था। बंटवारे के टाइम पर भारत के आधे मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, और आधे ऐसे भी थे जो भारत में रहना चाहते थे, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में आधे हिंदू ऐसे भी थे जो भारत आना चाहते थे, और आधे ऐसे भी थे जो पाकिस्तान रहना चाहते थे। और उस टाइम अत्याचार दोनों धर्मों के लोगों के ऊपर हुआ था। करोड़ों लोगों ने इस बंटवारे में अपनी जान भी गंवा दी थी। इसमें भी सभी धर्मों के लोग शामिल थे। लेकिन उस टाइम गांधी जी को देश और इंसानियत की चिंता नहीं थी। गांधी जी को चिंता थी तो सिर्फ एक धर्म के लोगों की। उस टाइम गांधी जी को उन हिंदुओं की चिंता नहीं थी जो कलकत्ता और पाकिस्तान में मारे जा रहे थे। उस टाइम गांधी जी को चिंता थी उन शरणार्थियों की जो पाकिस्तान से भारत में आए थे। गांधी जी को पाकिस्तान में तोड़े जा रहे मंदिरों की चिंता नहीं थी, उनको चिंता थी दिल्ली की मस्जिदों की। गांधी जी को कश्मीर पर हुए अटैक की चिंता नहीं थी। गांधी जी को चिंता थी भारत के पास पड़े 55 करोड़ रुपयों की। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि अगर उस टाइम गांधी जी हिंदुओं के बारे में सोचते तो मुस्लिम धर्म के लोग नाराज हो जाते, और आज मुस्लिम धर्म के लोग ये कह रहे होते कि उस टाइम गांधी जी को हिंदुओं की चिंता थी। तो जो लोग ऐसा सोच रहे हैं उनको मैं बता दूं कि पहली बात तो यह है कि भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन धर्म के आधार पर हुआ था। अगर ये पार्टीशन धर्म के आधार पर नहीं हुआ होता तो किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती कि गांधी जी किस धर्म के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर गांधी जी को मुस्लिम धर्म के लोगों की इतनी चिंता थी तो गांधी जी ने उस टाइम क्यों कुछ नहीं कहा जब पार्टीशन के टाइम पर करोड़ों लोगों की जाने जा रही थी। उनमें भी तो मुस्लिम धर्म के लोग मारे गए थे। खैर, जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने से मना कर दिया तब भारत सरकार के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और वो ये थी कि गांधी जी भूख हड़ताल पर बैठ गए इस शर्त पर कि भारत सरकार पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दे दे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो बंटवारे में बसे हुए 3 राज्य थे, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, इनका बंटवारा भी उसी टाइम हो रहा था जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक किया था। लेकिन इस अटैक के कारण मामला पूरा बिगड़ गया था। अब कांग्रेस सरकार के सामने ये बड़ी प्रॉब्लम थी कि इन 3 राज्यों का बंटवारा कैसे करें। अब जूनागढ़ में क्या था कि जो वहाँ के राजा थे वो मुस्लिम धर्म के थे, और जो वहाँ की जनता थी वो ज़्यादातर हिंदू धर्म के लोगों की थी। और हैदराबाद में भी ये सेम था, राजा मुस्लिम और जनता हिंदू। लेकिन कश्मीर में इसका उल्टा था। कश्मीर के जो राजा थे वे हिंदू धर्म के थे, और जो वहाँ की जनता थी वो ज़्यादातर मुस्लिम धर्म के लोगों की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर राय ये थी कि जूनागढ़ और हैदराबाद में ज़्यादा आबादी हिंदू धर्म के लोगों की है, इसलिए इनको भारत के साथ मिला लेना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये भी कहा कि अगर हैदराबाद भारत के पास नहीं रहा तो हैदराबाद भारत के पेट का कैंसर बनेगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि उनको पता चल गया था कि पाकिस्तान हैदराबाद को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये बात पाकिस्तान को भी पता थी कि अगर हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है तो ये भारत की सबसे बड़ी हार होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हैदराबाद भारत का 20 वाला स्टेट है, और जब ये पाकिस्तान के साथ जुड़ जाएगा तो पाकिस्तान के लोग भारत में आसानी से आ पाएंगे। इससे भारत को कई नुकसान होंगे। पाकिस्तान ने हैदराबाद को अपने साथ मिलाने के लिए वहाँ के राजा से बात भी की। वह हैदराबाद के राजा मुस्लिम धर्म के थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की बात मान भी ली। पाकिस्तान को पूरा भरोसा हो गया था कि अब हैदराबाद पाकिस्तान के साथ ही मिलेगा, इसलिए पाकिस्तान ने हैदराबाद का फायदा उठाने की सोची। सबसे पहले पाकिस्तान ने पुर्तगाल से समझौता करने की कोशिश की। पाकिस्तान ने सोचा कि समझौता होने के बाद वो गोवा में बंदरगाह बनाएगा और अपने जरूरी कामों के लिए यूज करेगा। पाकिस्तान के साथ साथ हैदराबाद के राजा ने भी अमेरिका से समझौता करने की कोशिश की और कई मुद्दों पर बात की, लेकिन अमेरिका ने साफ साफ मना कर दिया। इन सब के साथ हैदराबाद के राजा निजाम ने पाकिस्तान से 2 बड़े वादे भी किए थे। पहला वादा पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए देने का, दूसरा वादा कराची में बिजनेस एजेंट तैयार करने का। पाकिस्तान का प्लान पूरी तरह से साफ था कि अगर एक बार हैदराबाद पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए तो पाकिस्तान भारत के अंदर जाकर भारत का ही फायदा उठाएगा और अटैक भी करेगा। कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी था। कश्मीर भारत के लिए इतना जरूरी था कि इस मामले के बारे में नेहरू जी ने गांधी जी की भी नहीं सुनी। आइए पहले ये जान लेते हैं कि कश्मीर भारत और पाकिस्तान के लिए इतना जरूरी क्यों था। पहले भारत की बात करें तो कश्मीर भारत के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी था और भारत इसे अपने हाथों से गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि कश्मीर में पिछले सैकड़ों सालों से हिंदू राजाओं का शासन था, जैसे मौर्य सम्राट अशोक, कुषाण राजा कनिष्क। दूसरे नंबर की बात करें तो कश्मीर भारत के लिए जरूरी इसलिए भी था क्योंकि उस टाइम कश्मीर कई बड़े देशों के करीब था, जैसे चाइना और सोवियत संघ, यानी आज के टाइम के करीब 16 देश उस टाइम कश्मीर के करीब थे और ये बात पाकिस्तान को भी मालूम थी। अगले बड़े फायदे की बात करें तो वो ये था कि उस टाइम कश्मीर में कई बड़ी नदियाँ थी। कश्मीर की इन सभी नदियों से पाकिस्तान को और भी ज़्यादा फायदा होता, क्योंकि नदियों के पानी से पूरा पाकिस्तान आसानी से खेती कर सकता था। लेकिन साथ में पाकिस्तान को इस बात का भी डर था कि कहीं अगर कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया तो भारत पाकिस्तान को पानी देगा नहीं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। इसकी बात हमने इस वीडियो में की थी। लास्ट में अगर हम पाकिस्तान के लिए सबसे बड़े फायदे की बात करें तो पाकिस्तान को कश्मीर से ये फायदा होता है कि पाकिस्तान को पहले से एक ऐसी जगह की तलाश थी जहाँ बहुत कम लोग रहते हो और पाकिस्तान के लोग वहाँ पर आसानी से रह सके। पाकिस्तान को खाली जगह की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि पाकिस्तान के पास पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी और जगह बहुत कम। साथ में पाकिस्तान को एक ऐसी जगह की भी तलाश थी जहाँ की ज़्यादा आबादी मुस्लिम धर्म के लोगों की हो, और ऐसा सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही था। इसलिए पाकिस्तान को किसी भी हालत में जम्मू कश्मीर को अपने साथ मिलाना ज़रूरी हो गया था। अब कश्मीर के मेन मुद्दे पर आते हैं।
जूनागढ़ और हैदराबाद को खोने के बाद पाकिस्तान के पास आखिरी मौका था इंडिया से कश्मीर को लेने का। आइए अब जानते हैं कश्मीर की इस लड़ाई में भारत और पाकिस्तान ने क्या क्या किया। पार्टीशन के बाद जब भारत ने पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, तब उन्हीं पैसे से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया। अटैक करने से पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय ये थी कि कश्मीर के राजा हरि सिंह को वहाँ की जनता की मर्जी से कश्मीर का फैसला करना चाहिए। लेकिन अटैक करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय बदल गई। कश्मीर पर अटैक करने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल की राय ये थी कि कश्मीर को भारत के साथ ही होना चाहिए। दूसरी तरफ नेहरू जी की राय तो शुरुआत से यही थी कि कश्मीर भारत का है और भारत का ही रहेगा। लेकिन इस मामले में गांधी जी की राय कुछ और ही थी। जब भारत सरकार ने पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए नहीं दिए, तब गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उन्होंने शर्त ये रखी, जब तक भारत पाकिस्तान को उसके 55 करोड़ रुपए नहीं दे देता, तब तक वे ऐसे ही करेंगे। गांधी जी की यह राय गलत थी, ये सबको पता था। इसलिए उनको समझाने के लिए घनश्याम दास बिरला, नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ कई कांग्रेस के नेता गए। उन सभी ने गांधी जी से कहा कि अगर हम पाकिस्तान को और पैसे देंगे तो वो उन पैसों से हम पर ही अटैक करेगा। इस टाइम पाकिस्तान को और ज़्यादा पैसे देना ठीक नहीं रहेगा। लेकिन गांधी जी नहीं माने, जिसके बाद भारत की सरकार को पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने पड़े। पैसे देने के जस्ट बाद ही पाकिस्तान ने कश्मीर पर दोबारा अटैक किया। इस टाइम पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ गिलगित और बाल्टिस्तान पर भी अटैक किया, जिसके बाद गिलगित बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। गांधी जी के इस काम से कई लोग नाराज हुए, जैसे नाथुराम गौडसे के भाई गोपाल गौडसे। वे कहते हैं कि भारत में जो मस्जिदें थी उनमें वे हिंदू बैठे थे जो पाकिस्तान से अपनी जान बचाकर भागकर यहाँ पर आए थे। लेकिन गांधी जी ने उन हिंदुओं को मस्जिद से बाहर निकाल दिया, वो भी ठंड भरी बारिश में। गोपाल गौडसे कहते हैं कि मैंने उस टाइम गांधी जी को आवाज़ें भी लगाई, लेकिन गांधी जी ने उनकी बात नहीं सुनी। गोपाल गौडसे आगे कहते हैं कि गांधी जी ने जो हड़ताल की थी उसमें उन्होंने पाकिस्तान के लिए कोई शर्त क्यों नहीं रखी। फ्रांसीसी लेखक डोमिनिक लीपियर अपनी किताब फ्रीडम एंड मिडनाइट में लिखते हैं कि गांधी जी पहले भी पाकिस्तान जाना चाहते थे, लेकिन जिन्होंने उनको मना कर दिया, ये कहकर कि उनकी वजह से उनको कांग्रेस छोड़नी पड़ी थी। लेकिन 55 करोड़ रुपए मिलने के बाद जिन्ना गांधी जी से खुश हो गया था, जिसके बाद गांधी जी पैदल यात्रा करके पाकिस्तान गए। डोमिनिक लीपियर ने अपनी किताब में ये भी बताया है कि जब माउंटबेटन गांधी जी से मिलने के लिए आए, तब गांधी जी ने माउंटबेटन से कहा कि जब मैं हड़ताल पर बैठता हूँ तो पहाड़ मोहम्मद के पास चला जाता है। अभी हम कश्मीर के मेन मुद्दे पर आते हैं। जब पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए मिले, तो पाकिस्तान ने कश्मीर के राजा हरि सिंह से कई बार इस मामले के ऊपर बात की कि आप हमारे साथ जुड़ जाओ। लेकिन कश्मीर के राजा हरि सिंह ने जिन्ना को हर बार मना ही किया। उस टाइम हरि सिंह कश्मीर को ना तो भारत के साथ जोड़ना चाहते थे और ना ही पाकिस्तान के साथ, क्योंकि वो कश्मीर को एक अलग स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि हरि सिंह कश्मीर को भारत के साथ क्यों नहीं जोड़ना चाहते थे, इंडिया से उनकी क्या दुश्मनी थी। तो आइए इसको जानते हैं। आज़ादी से ठीक 1 साल पहले, यानी 19 मई 1946 को हरि सिंह ने एक मुस्लिम नेता को गिरफ्तार कर लिया था, और वो था शेख अब्दुल्ला। शेख अब्दुल्ला नेहरू जी के बहुत खास दोस्त थे। हरि सिंह को इसी बात का डर था कि अगर कश्मीर भारत के साथ जुड़ गया तो नेहरू जी अपने दोस्त शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़वा देंगे और बाद में शेख अब्दुल्ला कश्मीर को चलाएगा। इसीलिए हरि सिंह कश्मीर को भारत के साथ नहीं जोड़ना चाहते थे। शेख अब्दुल्ला को जेल से छुड़वाने के लिए नेहरू जी ने हरि सिंह से कई बार बात की, लेकिन हरि सिंह नहीं माने। इसके साथ इस मामले के बारे में हरि सिंह से बात करने के लिए माउंटबेटन भी गए। माउंटबेटन के बारे में सी जॉनसन कहते हैं कि जब माउंटबेटन हरि सिंह से मिलने के लिए गए, तब वे जम्मू कश्मीर में 4 दिनों तक रुके थे। माउंटबेटन वहाँ पर इस बारे में बात करने के लिए गए कि अगर जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाता है तो ये जम्मू कश्मीर के लिए सही रहेगा। लेकिन जब माउंटबेटन की बात नहीं बनी तो माउंटबेटन भारत की तरफ से बोलने लगे। लेकिन हरि सिंह ने माउंटबेटन की एक भी नहीं सुनी और हरि सिंह ने पेट दर्द का बहाना करके उस बैठक को वहीं पर खत्म कर दिया। इतना सब कुछ होने के बाद भी नेहरू जी पीछे नहीं हटे और जो होता गया उसे देखते गए, क्योंकि नेहरू जी को किसी भी हालत में कश्मीर चाहिए था। इसीलिए पाकिस्तान ने 22 अक्टूबर 1947 को एक सेना तैयार की और एक ऑपरेशन की शुरुआत की, ऑपरेशन गुलमार्ग। इस ऑपरेशन की हेल्प से पाकिस्तान ने कई इलाकों पर कब्जा कर लिया, क्योंकि इनकी सेना के पास बहुत खतरनाक हथियार भी थे। पूरी तरह से परेशान होकर जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री मेयर चंद्र महाजन ने चेतावनी दी कि अगर भारत ने 25 अक्टूबर से पहले कश्मीर की हेल्प नहीं की तो हम पाकिस्तान से हार मानकर उनके साथ मिल जाएंगे, यानी पाकिस्तान के सामने आत्मसमर्पण कर देंगे। इन सब के बाद भारत सरकार ने अपनी सेना जम्मू कश्मीर में भेजकर कश्मीर को अपने साथ मिला लिया। भारत और कश्मीर के समझौते के बाद ही, यानी जनवरी 1949 के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच में एक और युद्ध हुआ, अगस्त 1965 में। इस युद्ध की शुरुआत ऐसे हुई कि अगस्त के महीने में पाकिस्तान की सेना लाइन को क्रॉस करके भारत की बॉर्डर के इस पार आ गई। भारत और कश्मीर के समझौते के टाइम पर खींची गई थी और इसी लाइन को पाकिस्तान की सेना क्रॉस करके भारत में आई 1965 में। ये वॉर 5 महीने तक चला था। इन 2 वॉर के बाद भी भारत और पाकिस्तान के बीच में कई बार विवाद हुए, जैसे बैटल ऑफ लोंगेवाला 1971। लोंगेवाला के इस वॉर के बाद भारत ने पोखरण में एक परमाणु परीक्षण किया। अब ये टेस्ट पोखरण में हुआ था, जो पाकिस्तान के बहुत करीब था। इसलिए पाकिस्तान ने बदला लेने के लिए लगातार परमाणु परीक्षण किए भारत की बॉर्डर के पास। उस टाइम भारत और पाकिस्तान की ऐसी हरकतों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने दोनों देशों के बारे में बहुत कुछ कहा, जिसके बाद भारत ने मई 1998 में एक नीति अपनाई, NFU, नो फर्स्ट यूज। इसका मतलब ये था कि जब तक कोई देश भारत पर पहले अटैक नहीं करेगा, तब तक भारत भी उन पर परमाणु से हमला नहीं करेगा। भारत की इस नीति के ठीक 1 साल बाद ही भारत और पाकिस्तान के बीच में एक बार फिर लड़ाई हो गई। ये लड़ाई भी नॉर्थ इंडिया में हुई थी। इस लड़ाई के कारण जो केस फायर लाइन के पास लोग रह रहे थे, वे लोग अपना घर छोड़कर चले गए।
करीब वहाँ पर 40,000 के आसपास लोग रहते थे। वो सभी इस लड़ाई के कारण वहाँ से चले गए। देखते देखते भारत और पाकिस्तान के बीच में कश्मीर के लिए ऐसे ही लड़ाइयाँ होती रही। फाइनली इसके बाद अगस्त 2019 में ये लड़ाई खत्म हुई, जब कश्मीर में आर्टिकल 370 जारी हुआ। इसकी बात हम किसी अलग वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी जो हमारा सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि जो कश्मीर की इतनी बड़ी लड़ाई थी, इसके पीछे हाथ किसका था? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जब कश्मीर का नाम आता है और जब सवाल ये उठता है कि कश्मीर की लड़ाई के पीछे साजिश किसकी थी, तो लोग एम के गांधी और जिन्ना का नाम लेते हैं। हाँ, काफ़ी हद तक तो ये बात सही है, लेकिन उतनी भी नहीं जितनी बताई जाती है। कश्मीर की इस लड़ाई के पीछे हाथ था यूनाइटेड नेशन और माउंटबेटन का। पहले माउंटबेटन की बात कर लेते हैं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि माउंटबेटन जून 1947 में कश्मीर गए थे महाराजा हरि सिंह से बात करने के लिए, और वहाँ पर माउंटबेटन 4 दिनों तक रुके थे और हरि सिंह ने पेट दर्द का बहाना करके माउंटबेटन से मुलाकात नहीं की थी। लेकिन हकीकत तो ये है कि इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है। 19 जून से 23 जून तक माउंटबेटन कश्मीर में थे। इन 4 दिनों में उनकी मुलाकात हरि सिंह से नहीं हुई। हरि सिंह ने माउंटबेटन से कहा कि अगर आपको कश्मीर के बारे में कुछ भी बात करनी है तो वो बात आप मेरे दोस्त को बता दो। जिसके बाद माउंटबेटन ने हरि सिंह के दोस्त से बात की और सलाह दी कि आप हरि सिंह से कहना कि जब तक पाकिस्तान की विधानसभा नहीं बन जाती तब तक आप कश्मीर को किसी दूसरे देश के साथ मत जोड़ देना। माउंटबेटन ने दूसरी सलाह ये दी कि अभी बहुत टाइम है, इसलिए जो कश्मीर का फैसला है उसकी घोषणा आप अभी मत करना। इन सब के साथ माउंटबेटन ने हरि सिंह को और भी एडवाइस दी, जैसे कश्मीर को भारत और पाकिस्तान में से किसी एक को सुनना होगा। जो कश्मीर के लोगों का फैसला होगा वही आपका फैसला होना चाहिए। यहाँ तक तो सब ठीक था, लेकिन माउंटबेटन ने अपना असली रंग तब दिखाना शुरू किया जब उसने पाकिस्तान का पक्ष लेते हुए ये कहा कि अगर आप कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ते हो तो इससे भारत को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माउंटबेटन को सब पता था कि नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, शेख अब्दुल्ला और भारत की पूरी जनता कश्मीर को भारत के साथ देखना चाहती है। लेकिन फिर भी माउंटबेटन ने हरि सिंह के सामने झूठी बातें की। जब नेहरू जी कश्मीर के लिए रवाना हुए थे तब भी माउंटबेटन ने नेहरू जी को रोकने की कोशिश की, यह कहकर कि आपकी और कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक की बनती नहीं है और क्या पता लड़ाई भी हो जाए। जब गांधी जी कश्मीर के लिए रवाना हुए थे तब भी माउंटबेटन ने गांधी जी को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन गांधी जी किसी भी हालत में कश्मीर जाना चाहते थे। जिसके बाद माउंटबेटन ने गांधी जी से कहा कि आप कश्मीर यात्रा पर जा रहे हो, ठीक है जाओ, लेकिन आप वहाँ पर जाकर किसी भी तरह का राजनीतिक भाषण नहीं देंगे और आप हरि सिंह से भी मुलाकात नहीं करेंगे। जिसके बाद गांधी जी ने भी अपना वादा निभाया। हालांकि गांधी जी की राय कश्मीर के ऊपर यही थी कि महाराजा हरि सिंह को वही करना चाहिए जो कश्मीर की जनता चाहती है, और कश्मीर की जनता क्या चाहती है, यही कि कश्मीर पाकिस्तान के साथ जुड़ जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि वहाँ की ज़्यादा पॉपुलेशन मुस्लिम धर्म के लोगों की थी। लेकिन हरि सिंह ने ना तो माउंटबेटन की सुनी और ना ही गांधी जी की। हरि सिंह या तो कश्मीर को आज़ाद देखना चाहते थे या भारत के साथ। माउंटबेटन जब नेहरू जी से मिले तब उन्होंने नेहरू जी को ये बात नहीं बताई कि मैंने हरि सिंह को कुछ एडवाइस भी दी थी। हरि सिंह को माउंटबेटन के ऊपर पहले से शक था, इसीलिए उन्होंने माउंटबेटन से मुलाकात नहीं की और पेट दर्द का बहाना बनाया। हरि सिंह को लगा कि अगर वे माउंटबेटन से मुलाकात करेंगे तो माउंटबेटन उन पर दबाव डालेगा कि वो कश्मीर को पाकिस्तान के साथ जोड़ दे। कश्मीर के इस मामले के ऊपर माउंटबेटन लंदन जाकर महाराजा हरि सिंह की बातें करके उनकी बेइज्जती भी करते हैं। माउंटबेटन की ऐसी हरकतों की वजह से बाद में कई लोगों ने माउंटबेटन के बारे में ये कहा कि माउंटबेटन वो इंसान है जिसे पॉलिटिक्स की जीरो नॉलेज है, लेकिन फिर भी वो लोगों के सामने पॉलिटिक्स का खेल खेलता है, लोगों को मैनिपुलेट करने के लिए। माउंटबेटन के बाद अगर किसी का इस साजिश में हाथ था तो वो हरि सिंह के साथी यानी उस टाइम कश्मीर के प्रधानमंत्री रामचंद्र काक का हाथ था। हरि सिंह ने अपने प्रधानमंत्री को ये काम करने के लिए कहा और वो काम ये था कि कश्मीर के प्रधानमंत्री को भारत और पाकिस्तान से एक समझौते के बारे में बात करनी है, और उस समझौते का नाम था स्टैंड स्टिल। अब पाकिस्तान इस समझौते के बारे में बात करने के लिए मान गया। इसके बाद भारत भी इस समझौते के लिए मान गया और भारत सरकार ने कहा कि कश्मीर के प्रधानमंत्री या कश्मीर का कोई भी नेता हमसे बात करने के लिए दिल्ली आ सकता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि उस टाइम कश्मीर की तरफ से दिल्ली में कोई भी नहीं आया। ऐसा इसलिए क्योंकि कश्मीर के प्रधानमंत्री ने भारत सरकार की जानकारी हरि सिंह को दी ही नहीं थी। कश्मीर के प्रधानमंत्री ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वे भारत की कांग्रेस सरकार से नफरत करते थे और वे कश्मीर को पाकिस्तान के साथ देखना चाहते थे। इन सब के बाद भी अगर किसी का इस साजिश में हाथ था तो वो था विश्व शक्तियों का, जिनमें यूके, यूएसए, ब्रिटेन, रूस और चाइना था। इन देशों को कश्मीर का समझौता करवाना था, वो भी शांति से। इन देशों ने अपने मतलब के लिए कश्मीर का यूज किया और जो सा वो कश्मीर के लिए डिसीजन लिया। इन सभी देशों को कश्मीर के ऊपर थोड़ा सोच समझ कर और अपने मतलब को दूर करके फैसला लेना चाहिए था। ब्रिटिश सरकार हो, माउंटबेटन हो या विश्व शक्तियाँ हो, इन सभी ने कश्मीर को सिर्फ एक ज़मीन का टुकड़ा समझा। इनको पता होना चाहिए था कि कश्मीर दोनों धर्मों के लोगों से जुड़ा हुआ है। इनको पता करना चाहिए था कि दोनों देशों के लोग कश्मीर के लिए लड़ रहे हैं तो वहाँ पर लाखों निर्दोष लोगों की जानें भी जा रही हैं। उनको पता करना चाहिए था कि उनके मतलब के लिए लिया गया फैसला आगे जाकर पुलवामा अटैक जैसे हमलों का कारण भी बन सकता है। तो वीडियो पूरी हो गई है, कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।